Hello students, this is Ritu Vishwakarma and we are going to start our class for science. Chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals. We distinguish materials जो हमारे आसपास हैं in metals and non-metals categories. Okay, let's start. डेली यूज़ में जो हम मेटल्स का यूज़ करते हैं और जो नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं दे आर लाइक एल्यूमिनियम फॉयल का हम यूज़ करते हैं, हम सल्फ़र का यूज़ करते हैं, दिस इज़ प्लेटिनम, कॉपर, कोल, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन. ओके, सो दीज और ऑल दी मटेरियल्स, जितने भी हमारी चीज़ें आसपास हैं उन सब में क्या है, मटेरियल्स हैं वो, है ना. उन सब में क्या है, कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, तो उनको हम जब अलग अलग करेंगे, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं. जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सल्फ़र, प्लैटिनम, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड हार्डनेस हम मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जैसे अगर हमने आयरन लिया है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास आयरन का, सपोज करो जैसे कि कोई रॉड है, आयरन रॉड है, उसका अपीयरेंस कैसा रहता है. जैसे हमारे पास जो नेल रहता है ना, जिसको हम खील बोलते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा रहता है, इवन इट इज़ शाइनी और डल, है ना. अपीयरेंस कैसा रहता है, वो दिखने में कैसा है, अपीयरेंस मीन्स दिखने में कैसा है, शाइनी और डल, है ना. तो शाइनी और डल में कैसा रहता है, शाइनी रहता है ना. कैसा रहता है, शाइनी. और हार्ड रहता है कि नॉर्मल लूज रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, इट इज़ हार्ड. ओके, जो आयरन नेल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है. देन कोल, कोल का अपीयरेंस कैसा होता है, वो दिखने में शाइनी होता है या डल, डल होता है. हार्डनेस उसकी बहुत अच्छी होती है, वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड, सो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड. ओके, देन सल्फ़र, सल्फ़र इज़ ऑल्सो डल टाइप अपीयरेंस और डल टाइप अपीयरेंस. उसका अपीयरेंस कैसा होता है, थोड़ा डल होता है ना. जैसे हमारी जो चौक होती है, चौक की जैसे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं जो शाइन नहीं करते इकट्ठे होने के बाद भी, सेम लाइक दैट सल्फ़र का भी अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है, एंड इट इज़ इवन नॉट सो हार्ड. ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर के हमने दोनों ही चीज़ को अगर हम देखते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर में दोनों ही क्या होते हैं, इनके अपीयरेंस कैसा रहता है, शाइनी. दोनों के हमने वायर देखे हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर के, दोनों के अपीयरेंस कैसे रहते हैं, शाइनी रहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो हार्ड, है ना. जो वायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस एंड हार्डनेस द मटेरियल्स आर डिस्क्राइब्ड हेयर. आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, हमने ये एग्जाम्पल्स देखे और हमने ये पता लगा लिया कि इसका अपीयरेंस कैसा है एंड हार्डनेस कैसी है. देन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़, लाइक जो अभी हमने अपीयरेंस एंड हार्डनेस देखी, ये प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं किसी भी मटेरियल की. ओके, तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी दे आर डिवाइडेड इनटू फिजिकल, द प्रॉपर्टीज़ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड उस मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि वो कैसा है, कैसा मटेरियल है, इवन इट इज़ मेटल और नॉन मेटल. ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए. तो किसी भी मेटल या नॉन मेटल या मटेरियल बोला जाए तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. इवन इट इज़ लस्ट्रस, हार्डनेस, उनकी हम हार्डनेस देखेंगे. दे आर सोनरस, मैलेबल, डक्टाइल, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल मीन्स किसी भी चीज़ को जब हम देख के, उसको छू के फील कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकली हमको दिखाती है कि इसका शेप कैसा है, वो कितना साइज़ कवर कर रहा है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है ना, कितना एरिया में वो रखी हुई है चीज़. ठीक है, उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, वो कैसा दिख रहा है. जो चीज़ें दिख रही हैं और उनकी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर की जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि वो मटेरियल वो किस एलिमेंट या किन चीज़ों से मिलके बना है, उसके अंदर की चीज़ें दूसरी चीज़ों से कैसे रिएक्ट होंगी. कभी भी उसमें कोई दूसरी चीज़ अगर आके मिक्सअप होती है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे रिएक्ट होंगी, क्या कहलाया जाएगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो उन्हीं मटेरियल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. रिएक्शन करवाएंगे विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड्स एंड रिएक्शन विथ बेसिस एंड सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हम करवाएंगे, जिससे क्या पता चलेगी हमको, मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी पता चलेगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स.
हम अभी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, है ना, मेटल्स की देख रहे हैं, मेटल्स, है ना, मतलब मेटल्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट, मैलेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे एक हथौड़ी से गरम कर रहे हैं इस नेल को, और इसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठोक रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लैक स्मिथ इसमें जो बहुत ज़्यादा गर्म कर करके जब ठोक रहा है, तो वो जो नेल है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको जब ठोकेंगे तो वो एक फ्लैट किस में हो जाएगा, एक शीट में बदल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो नेल देख रहे हो आप, ये वाले, इनमें भी देखो एक साइज़ क्या है, इनका गोल है, और ऊपर साइड देखो कैसे एकदम प्लेन है तो मटेरियल एक चीज़ से बना हुआ है, बट ऊपर का टॉप कैसा हो गया, एक शीट जैसा, और नीचे से कैसा है, गोल। सेम लाइक दैट यहाँ पे एल्यूमिनियम की मोटी मोटी क्या रखी हुई शीट्स, और इनको किस में डिवाइड कर दिया, इसको बहुत ज़्यादा बीट किया गया और क्या कर दिया, पतली पतली शीट्स में बदल दिया, जिससे हम क्या यूज़ करते हैं, एज एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, अब एक ही इसी चीज़ को क्या किया, हैमरिंग करके बहुत सारी चीज़ों को हमने पतला किया। बट अगर हम वुड में हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, क्या वो पतली होगी, नहीं होगी, है ना। वुड को अगर हम हैमरिंग से पतला करना चाहें, एक शीट में बदलना चाहें, तो क्या वो हैमरिंग से बदलेगी, नहीं। यानी कि मेटल्स जो हैं वो, अगर हम उनमें हैमरिंग करते हैं, यानी कि उनको अगर हम दबाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक शीट में बदल जाते हैं। बट जो नॉन मेटल, जैसे वुड क्या है, नॉन मेटल, है ना, वुड नॉन मेटल में आया है, वो क्या है, मतलब वुड क्या कर रहा है, वुड हैमरिंग करने में बदल नहीं रहा है, यानी कि वो इन सब से अलग है। यानी कि मैलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। किसी भी चीज़ को मैलेबल करना, एकदम पतला बना देना, क्या कहलाता है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सेम लाइक दैट, अगर हम जो कोयला होता है उसको अगर हैमरिंग करेंगे तो क्या वो शीट में बदल जाएगा, नहीं, वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो मैलेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। देन अब हमने देखा है एल्यूमिनियम एंड कॉपर के क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, सिल्वर के वायर होते हैं, गोल्ड के अगर हम बहुत पतले पतले कड़े देखें तो उनके भी वायर होते हैं। सो दे ऑल आर डक्टाइल। हमने डक्टाइल क्यों बोला, डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी लाइक डक्टिलिटी। डक्टाइल एक क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। डक्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कोई भी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसको क्या बना दिया जाए, बहुत ही पतला वायर बना दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। एक ट्रिक है, हमने डक्ट देखे हैं, है ना, एयर डक्ट हमने देखे हैं। एयर डक्ट यानी कि उनके अंदर से क्या पास होती है, एयर, है ना, एयर के जो डक्ट होते हैं जिनके अंदर से क्या पास होती है, एयर। सेम लाइक दैट इन वायर्स के अंदर से क्या पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी चीज़ के अंदर अगर डक्ट बोला जा रहा है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ तो पास होगा, और मेटल्स के अंदर से हमेशा क्या पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे, डक्टिलिटी। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स कैसे हैं, डक्टाइल है, यानी कि उनमें कौन सी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ कोई भी अगर हम घंटी लेते हैं कॉपर की, ब्रास की, ठीक है, कोई भी कॉइन लेते हैं, कॉइन को जब हम उचकाते हैं वो कहीं पर टकराता है तो कैसी आवाज़ आती है, खन्न की आवाज़ आती है ना, मतलब कोई एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जो घंटी होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, मेटल की, उसको भी जब हम बजाते हैं तो बहुत आवाज़ आती है। हमारे घर की प्लेट, बर्तन, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, जिनमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सो द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल्स को जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करें उनको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। सो ये बेल, ये कॉइन्स, ये सारे क्या हैं, सोनोरस हैं, ठीक है, यानी कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस इज रिंगिंग साउंड। ओके, देन सी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड दिस डायमंड, दे ऑल आर हार्ड, है ना, हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, मेटल्स। एंड ये शाइन भी कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। एंड इवन दे आर ऑल्सो सॉफ्ट, इनके अंदर क्या है, सॉफ्टनेस भी है,
ठीक है। जो प्योर गोल्ड होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है जैसे हमको दिखाई देता है, वो मिक्सचर रहता है जो हमारे पास रहता है। ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। सिल्वर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना, हम उसको जैसे अंगूठी रहती है सिल्वर की, उसको थोड़ा सा दबाते हैं तो वो दब जाती है। सो प्रॉपर्टी विच शो सॉफ्टनेस एंड शाइनिंग, ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉफ्टनेस और शाइनिंगनेस दिखाए वो क्या कहलाती है, लस्ट्रस। सो मेटल्स आर ऑल्सो लस्ट्रस, है ना। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ओके। देन हार्डनेस, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी विच शोज द सॉलिडनेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। लाइक कोई भी अगर हम आयरन का अगर कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह देखते हैं, है ना, प्लास्टिक, ब्रिक, ग्लास, डायमंड, आइस, सिरेमिक, स्टोन, वुड, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, हार्ड हैं, ठीक है। सो मेटल्स की एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक। देन दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम किस में यूज़ करते हैं, वायरिंग में यूज़ करते हैं, मतलब वो क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, और वो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो हीट अप भी हो जाता है। सेम एज कॉपर, कॉपर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। स्टील को जब हम किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लायक होता है और वो जल्दी हीट अप भी होता है ना। गैस में अगर हम उसको रख दें, कोई भी चीज़ कोई भी यूटेंसिल को जब हम गैस में चढ़ाते हैं तो वो कितनी जल्दी हीट अप होता है, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, मेटल, स्लज and steel, copper, bronze, they all are the good conductors of heat and electricity and they also are metals. So physical property of metal एक और क्या हो गई, good conductor of heat and electricity. Then हमने ये देख लिया कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमने क्या देखी थी, फर्स्ट हमने देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टी में मैलिबिलिटी, यानी कि बीटन डाउन इनटू अ थिन शीट। एंड देन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स मेड इनटू wires, okay. Sonorous, which produces ringing sound. Lustrous, which shows the softness and shiningness. Hardness shows the hardness of material, and then they are good conductors of heat and electricity, okay. Now one of the exceptional case is that metals like sodium and potassium, कुछ मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, उनको हम चाकू से, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शंस। ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं, दैट कुछ मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दे आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कैसे दिखते हैं, हमको सॉलिड दिखाई देते हैं, उनको हम नॉर्मली नाइफ से कट नहीं कर सकते, हमको हैमर या कुछ प्रोसेसेस यूज़ करनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, है ना। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर मेटल्स, है ना, गुड कंडक्टर है, बट दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ। एंड देन मर्क्यूरी, सोडियम एंड पोटेशियम के बाद जो मर्क्यूरी मेटल है, ये रूम टेम्परेचर में कैसा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टेट में है। मर्क्यूरी का हम थर्मामीटर में करते हैं। थर्मामीटर को जब हम अपनी जीभ में या फिर अंडर आर्म्स में रखते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसका नोब जो रहेगा वो बढ़ेगा। यानी कि जो मर्क्यूरी है वो रूम टेम्परेचर में कैसा है, लिक्विड स्टेट में। जब उसको हीट मिलती है तो वो अपने आप को क्या करता है, एक्सपांड, तभी तो वो क्या होता है, नोब जो रहती है उसकी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। ऑल राइट, सो दीज आर द एक्सेप्शनल केस, सोडियम, पोटेशियम एंड मर्क्यूरी इन मेटल्स। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, जो हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी हैं उनसे सेम या थोड़ा बहुत डिफरेंस या अपोजिट कैसी होती है, नॉन मेटल्स होते हैं। देन मटेरियल्स विच आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉट लस्ट्रस, ओके। जैसे वुड की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसी में सारी चीज़ें जाएंगी। दे आर नॉट लस्ट्रस, यानी कि वो सॉफ्ट भी नहीं है एंड वो शाइनिंग भी नहीं करती। नॉट सोनोरस, वुड में जब हम वुड को टकराते हैं तो क्या वो आवाज़ करती है, इतनी आवाज़ नहीं करती, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, सेम थिंग, ओके। नॉट डक्टाइल, वी कैन नॉट यूज़ वुड टू मेक वायर्स, है ना, डक्टाइल नहीं है वो। नॉट मेलेबल, इट कैन नॉट बी बीटन विद हैमर टू मेक शीट्स, ओके। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। तो हाउ वुड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एंड हीट,
वुड की हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे हमारा जो घर में तवा होता है जिससे हम रोटी सेकते हैं, उसका हैंडल देखा है, वुड का बना हुआ रहता है। वाई? क्योंकि वो हीट को रेजिस्ट करता है, यानी कि गुड कंडक्टर नहीं होता है, हीट का इंसुलेटर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कैसे हैं, नॉन मेटल्स। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन एंड phosphorus, they all are present as a gas in our environment and these all are non metals. okay, gaseous state में maximum gases क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस क्या है, गैस। ओके, then these are the some examples of good conductor and bad conductors. Silver, copper, aluminium, brass, iron, lead, mercury, they are good conductors, and bad conductors are glass, asbestos, wood, water, cork, cotton, wool, air. All right, now the chemical properties of non metal. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यानी कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उनको हमने नॉन मेटल लिया है और उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी नॉन मेटल को, जैसे इसमें क्या किया गया है, एक डिफ्रेगनेटिंग स्पून ली हुई है, ठीक है, ये कंटेनर लिया हुआ है हमने, इसमें हमने डिफ्रेगनेटिंग स्पून ली हुई है, उसमें हमने थोड़ा बहुत क्या भर दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सो सल्फर भरा हुआ है। रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड हमने प्रोड्यूस करी है, एंड इट डिजॉल्व्ड इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरस एसिड ऑब्टेन हो रहा है। तो क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो स्पून है उसमें क्या लिया, सल्फर। तो जब सल्फ़र ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इस कंटेनर को ओपन ऊपर से क्लोज़ कर दिया, अंदर सल्फ़र रख दिया, तो वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो क्या हुआ, पूरे में गैस भर गई। कौन सी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भर गई। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब अंदर भरे हुए वाटर के साथ मिक्सअप होगी तो क्या बन जाएगी, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगी। एंड दिस सल्फ्यूरस एसिड क्या है, ये हमको जब हम इसको निकाल के अलग से इसको लिटमस पेपर से अगर टेस्ट करेंगे तो हमको ये कैसा दिखाई देगा, एसिडिक। मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में, राइट। हमने लिटमस पेपर पढ़ा है, जब कोई चीज़ एसिडिक होती है तो वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देती है, रेड में। एंड कोई चीज़ अगर बेसिक होती है तो वो रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देती है, ब्लू में। ओके, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ मिक्सअप किया तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया, ठीक है। एंड द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। यहाँ पे क्या करा उसने, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना दिया। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या बताया गया है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल जैसा ऑक्सीजन वगैरह हो गए, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये नॉन मेटल्स ज़्यादातर कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। हमने नॉन मेटल को रिएक्ट करवा लिया विथ ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल का रिएक्शन करवा के देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली कि दे आर एसिडिक। देन मेटल्स का अगर हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। सो रस्टिंग इन आयरन, आयरन की रस्टिंग, यानी कि आयरन में जब क्या लग जाती है, जंग, इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग इन आयरन। सो आयरन को हमने मिक्सअप किया ऑक्सीजन के साथ एंड देन वाटर, यानी कि जब हमारी खिड़कियाँ होती हैं अगर हम उसमें देखें तो वो किससे बनी हुई होती हैं, आयरन से। जब उनमें आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है और बारिश के कारण क्या हो जाता है, वाटर की क्वांटिटी जब उस आयरन में चिपक जाती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, Fe2O3 प्लस H2O। मतलब Fe2O3 क्या है, ये रस्टिंग है, किसमें, आयरन में। ओके, फेरस ऑक्साइड ये क्या है, रस्टिंग है हमारी आयरन में लगने वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो रस्ट सस्पेंशन दिया हुआ है, इसको जब हम लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर रहा है, ओनली इन ब्लू। ओके, तो ये क्या कर रहा है, रस्टिंग हो रही है, काय में, आयरन में लग रही है, विद रिएक्शन विद नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का, ये केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई। देन रिएक्शन विद वाटर,
नॉन मेटल्स का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यानी कि जैसे सोडियम मेटल्स की अगर बात करें, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा वो सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स वैगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जब इसको हम नॉर्मल एयर में लेके आते हैं, एयर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, इट एक्सप्लोड्स, बहुत ही जल्दी वो क्या करता है, एक्सप्लोड हो जाता है। दैट्स वाई वी कैप्ट इट इन कैरोसिन कंटेनर, है ना, हम इसको किसके अंदर रखते हैं, कैरोसिन के अंदर। सो कैरोसिन के कारण क्या हो, जिससे वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ना आए। A lot of heat is generated in the reaction and it is therefore stored in kerosene। किसमें हम स्टोर करते हैं इसको, कैरोसिन में। यानी कि जो सोडियम है, जो एक मेटल है, मेटल का जब ऑक्सीजन यानी कि नॉन मेटल का जब रिएक्शन वाटर के साथ या फिर एयर के साथ हो रहा है उस मेटल का, तो वो क्या कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि रिएक्शन शो कर रहा है। रिएक्शन ही शो करना क्या कहला रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। हमने देख लिया वाटर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो अगर सोडियम के साथ मिक्स होगी तो सेम थिंग हैपन्स, वैगरसली वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। देन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। नॉन मेटल ज़्यादातर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, है ना, बट ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ, तो इसलिए नॉन मेटल को किस में रखा जाता है, वाटर में। ओके, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। अब हमने मेटल की बात करी थी तो सोडियम बहुत रिएक्टिव था, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर। ये फायर कैच कर लेता है अगर इसको एयर के कांटेक्ट में ले आए तो। सोचो उसको हम हवा में सामने नहीं रख सकते, किसको, फॉस्फोरस को। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना आए, इसके लिए इसको हम वाटर में स्टोर करते हैं। सो सोडियम इज़ अ मेटल, phosphorus is a non-metal। Sodium is stored in kerosene that it does not react with water, and the phosphorus which is non-metal, it will kept in water so that it cannot be catches fire if exposed to air, है ना, समझ में आ गया। देन द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स का जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ तो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, हमारे पास मेटल है। अगर इस मेटल को, मैग्नीशियम को हम एक अगर एसिड के साथ मिक्सअप करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम मिक्सअप करें इस मैग्नीशियम को, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर में मिक्सअप होगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन को निकाल देगा, यानी कि इसमें से क्या क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। मतलब मेटल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर बोथ आर वेरी हार्ड एसिड्स, है ना। यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ओनली। देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो मेटल। इसको भी जब हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब भी ये क्या करेगा, रिएक्ट होगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेम थिंग हैपन्स विथ आयरन, कॉपर। बट देखो अब यहाँ पे चारकोल एंड सल्फर दिया हुआ है, सो चारकोल एंड सल्फर दे आर नॉन मेटल्स। जब नॉन मेटल्स मैक्सिमम एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना, ज़्यादातर मेटल्स ही किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। एंड बोथ आर क्या है, दोनों क्या है, एसिड्स हैं। तो चारकोल एंड सल्फर ये ज़्यादातर अगर क्या है, मेटल्स के साथ एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो इनका कुछ बनता भी नहीं है कि रिएक्शन होगा। ओके, सो फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस मीन्स जो बेस होते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। बेसिस के साथ रिएक्शन होना नॉन मेटल का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑलरेडी नॉन मेटल कैसे होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, यानी कि गैसेज ही होते हैं, तो इनको बेसिस के साथ मिक्सअप करना यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर, कंबाइंड फॉर्म दिखाना, सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है, इसके जब रिएक्ट होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया,
एक वाटर कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या डाले, सोडियम के 3 पैलेट्स डाले। जब इसको हम डालेंगे इसमें तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसमें से धुआं दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ऊपर से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस दिखाई देगी और नीचे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या समझ में आता है, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूसरी चीज़ का दूसरी जगह से एक जगह आना। सो वी हैव कंटेनर्स ABCDE, ठीक है, हमने इनमें अलग अलग जो बीकर्स हैं इनमें अलग अलग चीज़ों को रखा हुआ है। इन अ फर्स्ट बीकर कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड विथ जिंक ग्रेन्यूल्स। कॉपर सल्फेट लिया है हमने और उसमें हमने जिंक के थोड़े ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं। आफ्टर रिएक्शन कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रेन्यूल्स दे रिएक्ट एंड डिस्प्लेसेस सम ऑफ देयर एलिमेंट्स टू ईच अदर, है ना, यानी कि कॉपर सल्फेट जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट हुआ, सो जो मोर रिएक्टिव होगा वो दूसरे किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाएगा और जो लेस रिएक्टिव होगा वो उसको हटा देगा। यानी कि जो मोर रिएक्टिव, जैसे कॉपर और जिंक में से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा कॉपर को। जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही तो अपनी प्लेस लेगा सही जगह पे, और जो मोर लेस रिएक्टिव होगा उसको क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, हटा देंगे, एकदम मार्जिन में रख देंगे। सो कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल, जिंक टेक द प्लेस ऑफ कॉपर, जिंक ने किसकी प्लेस ले ली, कॉपर की। तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट था, इसकी जगह Zn लग गया, तो ये क्या आ जाएगा, ZnSO4, उसने कॉपर को क्या कर दिया, बाहर। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉपर अलग हो गया, जिंक की जगह आ गया, और जिंक कहाँ आ गया, कॉपर की जगह। तो क्या हुई, दोनों चीज़ें डिस्प्लेस हुई। वाई, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन सेकेंड बीकर में क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट, सेम थिंग विथ आयरन नेल। अब यहाँ पे क्या कर दिया, आयरन को मिक्सअप कर दिया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ में। देन अगेन क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट होगा उसका जो सल्फेट होगा उसकी चीज़ें किसके साथ आके मिक्सअप हो जाएंगी, किस में डिपॉजिट हो जाएंगी, आयरन नेल पे, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर अलग कर दिया, यानी कि आयरन ने जो फेरस है उसने फिर से किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को। देन ऑल्सो इन बीकर C सेम थिंग हैपन। ओके, नो थिंग हैपन बिकॉज जिंक सल्फेट इज ऑलरेडी देयर एंड कॉपर टर्निंग्स हमने उसमें डाली हैं। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हमें मालूम है जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो क्या कॉपर जिंक की प्लेस लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। सो हमको कोई भी चेंजेस नहीं दिखे, देखो जिंक सल्फेट वहीं का वहीं है एंड कॉपर अलग से है। सेम आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट में अगर हम कॉपर टर्निंग डालेंगे तो ऑलरेडी आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटेगा। सेम थिंग, कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है हमको। इन बीकर्स E जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। अब देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट दिया हुआ है और उसको हमने आयरन नेल उसमें डाल दिया, बट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक। सो इट डज नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी कि सिर्फ दो रिएक्शन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि सम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल। ओके, so in beaker A and beaker B there are changes of displacement reaction, but in beaker C, D and E there are no changes. Okay, so these are the properties of metals and non-metals, physical and chemical properties. Now the uses of metals and non-metals are, first of all, metals, they are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, है ना, ये तो समझ में आया होगा। देन नॉन मेटल्स की क्या यूजेस हैं, नॉन मेटल्स एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नॉन मेटल्स में कौन कौन से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं, सो दे आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। एंड नॉन मेटल्स यूजेज इन फर्टिलाइजर टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हाँ, नॉन मेटल्स का हम यूज़ फर्टिलाइजर्स में करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, है ना, फॉस्फोरस, इनका हम किस में यूज़ करते हैं, प्लांटेशन में, फर्टिलाइजर्स के, NPK जिसको हमने बोला फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था NPK के बारे में, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दे ऑल आर फर्टिलाइजर्स। देन नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस,
राइट। नॉन मेटल्स को हम वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं इन सम डिफरेंट फॉर्म। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल का जो पर्पल कलर होता है जिसको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, बीटाडीन, ओके, इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन वाउंड्स, ओके। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्रैकर्स, ओके। देन सम द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जो क्या कर रहे हैं हमारे आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होने वाले हैं। जैसे आई हैड दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन दैम। क्या बोल रही है ये, मैग्नीशियम प्लांट्स में पाया जाता है, बट इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में पाया जाता है। डायरेक्ट वो मैग्नीशियम डला होता है के अंदर, नहीं, कुछ ना कुछ फॉर्म तो होगा। यहाँ भोजो क्या बोल रहा है, डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी। क्या बोल रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया कि मेरे अंदर क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी है, यानी कि आयरन की कमी है, बट वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी, राइट। तो ये चीज़ें आपको खुद ही पढ़नी है। देन द एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से कौन सी चीज़ें एक शीट में हम थिन शीट में बदल सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी डज इट शो, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी भी क्या फॉस्फोरस में होगी, सल्फर में होगी, ऑक्सीजन में होगी, दे आर नॉन मेटल, तो इनमें ये प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, सो जिंक। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सॉरी नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, क्या नॉन मेटल्स सारे डक्टाइल होते हैं, नहीं, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली क्या होता है, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नहीं, सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स ही डक्टाइल होते हैं। क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट होगा, जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस है मेटल्स के जो डक्टाइल नहीं होते, जैसे मर्क्यूरी हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम हो गया, हमने अभी पढ़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज वेरी डैश इन नॉन मेटल। फॉस्फोरस इज वेरी क्या है, रिएक्टिव इन नॉन मेटल। जैसे सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था सॉलिड मेटल्स में, वैसे ही नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस इज वेरी मच रिएक्टिव। बी, मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड और बैड, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी, आयरन इज डैश रिएक्टिव दैन कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से कि कम, इट इज़ मैक्सिमम रिएक्टिव है ना, और मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एंड डी, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। मेटल्स ज़्यादातर एसिड्स के साथ रिएक्ट होके कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, अभी हमने देखा था, एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रही थी सोडियम के साथ, और कौन सी रिलीज़ कर रही थी गैस, धुआं जैसी दिख रही थी जो, हाइड्रोजन गैस, ओके, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती ना। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं एसिड्स के साथ, नहीं होते। हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स रिएक्ट होते हैं एसिड्स के साथ, बिकॉज दे बोथ आर हार्ड। सॉलिड चीज़ के साथ अच्छी कोई हार्ड चीज़ ही रिएक्ट हो पाएगी ना। नॉन मेटल्स जो गैसेज हैं उनके साथ एसिड्स रिएक्ट होना इम्पॉसिबल है। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। मेटल, सोडियम मेटल है, हाँ, वेरी रिएक्टिव, यस, सो इट इज़ ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है जिंक को, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, नॉट कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो उसको नहीं हटा सकता, कौन, कॉपर इस जिंक को नहीं हटा सकता, तो ये गलत है। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोल को हम वायर में बदल सकते हैं, नहीं, नहीं बदल सकते। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डक्टिलिटी, है ना, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बताना है इन दोनों, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में। सो एज एन अपीयरेंस, देखने में मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइनी होते हैं, और नॉन मेटल्स डल होते हैं। हार्डनेस में मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट hard, they are soft. Malleability, when it beaten down into sheet, so metals are malleable and non-metals are non-malleable. Ductility, they are ductile but non-metals are not ductile. Then heat conduction, heat का conduction metals अच्छा करते हैं, yes they are conductor,
मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या कर सकते हैं? नो दे आर नॉट, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के? यस दे आर गुड कंडक्टर्स, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स को हम यूज़ करते हैं फूड आइटम को रैप करने में। वाई? फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे आर मेलेबल, हाईली मेलेबल होता है एल्यूमिनियम। इसको हम शीट्स में डिवाइड कर शीट में क्या कर सकते हैं? बहुत ही पतला बीट कर सकते हैं, मेलेबल कर सकते हैं। सो एंड इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड, एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं होता है फूड के साथ, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। इमर्जन रॉड मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती हैं लिक्विड को हीट अप करने के लिए। वाई? बिकॉज दे आर मेटल एंड इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए इमर्जन रॉड का हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मेटेलिक सब्सटेंस से बनी हुई यूज़ करते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, सॉरी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, है ना, क्योंकि कॉपर क्या होता है? लेस रिएक्टिव देन जिंक, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो हाउ इट कैन बी डिस्प्लेस्ड? वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, देन लास्ट, सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम एंड पोटेशियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? दे आर मेटल्स, इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन दे रिएक्ट वैगरसली। इनको हम एयर की प्रेजेंस में भी नहीं ला सकते, इसलिए हम इनको किस में स्टोर करते हैं? दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। एल्यूमिनियम यूटेंसिल में क्या आप लेमन पिकल को स्टोर कर सकते हैं? No, not so. Why? Because lemon pickle is an acid. कौन सा एसिड होता है? It is an citric acid and this react with aluminium, यानी कि मेटल, एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। लेमन पिकल में क्या होता है? एसिड होता है, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एसिड एंड रिएक्शन फॉर्म्स, इसमें कोई नया सब्सटेंस बनेगा, वो नया सब्सटेंस क्या हो जाएगा? उस पिकल के साथ मिक्सअप हो जाएगा नेचुरली एंड इट स्पॉइल दी पिकल, इसलिए हम किसी भी लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में स्टोर नहीं कर सकते। ना क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम, इनको आप मैच करिए। गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड राइट साइड में क्या है? थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी, फ्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिख रहा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम किस में यूज़ करते हैं? थर्मामीटर में। सबसे पहले हमने ये देख लिया, मर्क्यूरी को हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। देन कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या है? कंडक्टर्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए एक और चीज़ दी हुई है, रैपिंग फूड, तो एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाएगा? रैप करना फूड को। लेकिन कॉपर के लिए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं कॉपर का, तो इसमें हम टिक कर दिया। देन कार्बन, कार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल, है ना, हम उसका फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। कोयला जलाते हैं हम फॉर हीट। ठीक है, एंड आयरन को हम मशीनरीज में यूज़ करते हैं। एंड गोल्ड फॉर ज्वेलरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मीन्स किसी भी एसिड को, किसी भी चीज़ को अगर हम डाइल्यूट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उसको वाटर में मिक्सअप किया गया है। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया गया है? कॉपर प्लेट में पोर कर दिया गया है। सो व्हाट हैपन, कॉपर के साथ रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर एक मेटल है और मेटल्स के साथ एसिड बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। सो व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट होगा तो कॉपर मोर रिएक्टिव होता है किससे? हाइड्रोजन से। सो कॉपर क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, है ना, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करेगा और क्या जुड़ जाएगा? सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। सो इन सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर रिएक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को उसने निकाल दिया और क्या बन गया? कॉपर सल्फेट बन गया। देखो यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस से अलग हो गई। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है? क्या आयरन
iron react with copper sulfate and iron is more reactive than copper. ये हमने देखा था अभी, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से. सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. ओके, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर क्या हो जाएगा, अलग से निकल जाएगा. In last 10th question, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सलोनी ने एक चारकोल को बर्न किया और उसमें से निकली हुई गैस को उसने एक टेस्ट ट्यूब में स्टोर कर लिया. हाउ विल शी फाइंड दैट द नेचर ऑफ द गैस. उसको उस गैस का नेचर कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, लिटमस पेपर टेस्ट कर सकती है उस गैस का, है ना, किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको, क्योंकि उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा उस गैस को. सो फर्स्ट क्या किया उसने, ऐड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज़ कलेक्टेड. जिसमें गैस कलेक्ट हो उसमें पानी भर ले पहले, तो वो उसको बहुत अच्छे से शेक करे जिससे जो लिक्विड फॉर्म है वो गैशियस फॉर्म के साथ मिक्सअप हो जाए. एंड देन आफ्टर चेक विद द लिटमस पेपर, with blue litmus paper and with red litmus paper. If blue litmus paper turns to red, that means it is an acidic reaction. यानी कि उस चारकोल से निकली हुई जो गैस है वो कैसी है, एसिडिक है कि नहीं है. तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा है इन रेड, सो द गैस इज acidic. Okay, now B, write down word equation of all the reactions takes place in this process. इस प्रोसेस में वर्ड रिएक्शंस लिखनी है, यानी कि जो चारकोल को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. चारकोल जब बर्न हुई ऑक्सीजन के साथ, चारकोल को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन गया, चारकोल में आपका प्रेजेंट है कार्बन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन O2, सो इट बिकम्स CO2. Okay, now question number 11th. One day Rita went to a jewelry shop with her mother. Her mother gave old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was some slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? रीटा जब ज्वेलरी शॉप में गई एक दिन पहले, तो उसने अपने मदर के साथ एक गोल्ड ज्वेलरी दी. जब उसमें गोल्ड स्मिथ ने उसको पॉलिश कर दिया और जब क्लीन कर दिया, जब उसको वापस लेने गई तो उसमें कुछ लॉस दिखा वेट का. वाई, टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डिप्ड इन एन एसिड. वाई, गोल्ड एक मेटल है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, तो एसिड का यूज़ करके इस मेटल के ऊपर जो परत है उसको निकाल दी जिससे वो क्या दिखे, और शाइनी दिखे. सो इट इज़ डिप्ड इन एन एसिड. What is that acid called? Aqua regia. What it is called? Aqua regia. The outer layer of gold dissolves in the acid and the inner shiny layer is visible. Because of loss of upper layer of jewelry, its weight is reduced. ऊपर की लेयर निकलने से उस ज्वेलरी का वेट कम हो गया, बिकॉज इट इज़ डिप्ड इन एसिड. एसिड में डिप्ड करने के कारण ऊपर की लेयर गायब हो गई. राइट, ओके, थैंक यू सो मच.